न्यून प्रणाम शाह, राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास शब्दवाणी। तो अपन इस उद्देश्य से रूबरू हुए हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी की किताबें एकदम सरल भाषा में समझाना चाहता हूं और आप उनका उपयोग लेना चाहते हो, आप उस क्लास में से रस निकालना चाहते हो। तो अपन ने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें जो एनसीईआरटी की क्लास 8 की हमारे अतीत की जो किताब थी उसके अध्याय 2 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। उसमें अपन काफी चीजें पढ़ी थी और आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको एकदम पढ़ने में आनंद भी आया होगा, क्योंकि मैंने हर चीज, हर एक लाइन आपको साधारण तरीके से समझाई है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लास 8वीं के स्टूडेंट हो तो आपके लिए यह क्लासें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैं किसी विद्यालय की बात करूं, प्राइवेट विद्यालय तो काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किसी कमी के कारण जो सरकारी विद्यालय है उसमें टीचरों की कमी के कारण बच्चों तक वो चीजें नहीं पहुंचाई जाती जो उन तक पहुंचनी चाहिए। तो उनके लिए अब एक नई पहल की शुरुआत की गई है कि आप शब्दवाणी क्लासेज पर आकर एनसीईआरटी किताबों का भी अध्ययन कर सकते हो, और वो भी एकदम सरल तरीके से। मैं इस प्रकार नहीं पढ़ा रहा हूं कि जैसे मेरे सामने कोई बड़े विद्यार्थी बैठे हैं जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि मेरे सामने एक क्लास 8 का बच्चा बैठा है जिसकी उम्र लगभग लगभग 13-14 साल है। इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि उस बच्चे को भी समझ में आ जाए, और अगर कोई बड़ा देखता है तो उसको भी एकदम आसानी से, क्लियरिटी से वो चीज समझ में आ जाए। अब चलते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि कल अपन ने क्या पढ़ा था। अगर कल की चीजें देखूं तो ये तो अपने एनसीईआरटी की किताब है। पाठ्य पुस्तक निर्माण के बारे में जानकारी, जो किताब आप जब खोलते हो, किताब ओपन करते हो तो आपके सामने ये सभी प्रस्तुत होती है। ये अपन ने सब चीजें पढ़ी थी, आपको अगर याद हो तो इन सब के बारे में पहले पार्ट में पढ़ा था कि अंग्रेज अपन को क्या दिखाना चाहते थे, वो अभिलेख कहां से तैयार होते हैं। ये अपना आ गया व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। कंपनी कैसे व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी और धीरे धीरे वो भारत पर अपना पूरा शासन जमा लेती है, उसके बारे में काफी हद तक अपन पहुंच चुके थे। प्लासी के युद्ध तक, बक्सर के युद्ध तक, यहां तक पहुंच चुके थे। और फिर किस प्रकार कंपनी है वो बंगाल के पूरी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेते, उसके बारे में भी पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि औरंगजेब के बाद में जितने भी जो शक्तिशाली राजा थे उनकी कमियां जरूर कमजोर हो गई, तो जो क्षेत्रीय जमींदार थे उनकी ताकत उभरने लगी थी। फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 1600 ईस्वी में इनको जो इजाजतनामा था वो दिया कि आप पूर्व में जाकर व्यापार कर सकती हो और पूर्व में जाकर कोई अच्छे इलाके में अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। उसके बारे में अपन ने पढ़ा। लेकिन जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती उससे पहले कई जो पुर्तगाली नागरिक थे, डच थे और जो फ्रांसीसी व्यापारी थे वो इनसे थोड़े पहले भारत आ गए। अगर बात करूं तो पुर्तगाल के अपन ने पढ़ा था कि खोजी यात्री थे वास्को डी गामा, वो 1498 में ही भारत आ गए थे। उसके बाद में अपन ने यह पढ़ा कि समस्या यह थी कि जो कंपनियां थी वो भारत से एक ही प्रकार की चीज खरीदनी चाहती थी, इसलिए उनके बीच में टकराव होने लगा। अगर बात करें तो वो भारत से सूती कपड़े, रेशम, मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी ये सभी खरीदना चाहती थी। अब उनके बीच में जब होड़ हो गई तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दूसरी कंपनी के जहाजों को रोकना, जहाजों को पानी में डुबो देना, और उसके बाद में
व्यापार को चलाने के लिए ये कंपनियां अपने पास में हथियार तक रखने लगी। इसके बारे में अपन चर्चा की। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में व्यापार शुरू करते हैं। सबसे पहले 1651 में हुगली नदी के किनारे इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी। और उस समय जो व्यापारी होते थे उसको भारत के लोग फैक्टर कहा जाता था। इसी के आधार पर जो कंपनी स्थापित की उसका नाम पड़ा फैक्ट्री। और उसके चारों तरफ वो धीरे धीरे एक किला बनाने लगी। और जो औरंगजेब थे उन औरंगजेब को बोलकर जो उनके ऊपर कर लगता था अंग्रेजों ने वो कर भी मुक्त करवा दिया। लेकिन बाद में जो बंगाल के नवाब आए उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की कर में छूट नहीं प्रदान करेंगे। जैसा कि यहां पर दिख रहा है कि व्यापार से युद्धों तक जब वो किलेबंदी बढ़ाने लगे तो जो नवाब थे वहां के सिराजुद्दौला उन्होंने भी भारी विरोध किया। यहां पर अपन देख सकते हैं जब उन्होंने विरोध किया तो प्लासी का युद्ध हुआ। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और उन्होंने जो कंपनी के अपने सिपाहियों के साथ में कंपनी के गोदाम थे उन पर ताला डाल दिया, कंपनी के हथियार छीन लिए। और जब ये बातें सुनी तो जो मद्रास में तैनात थे रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर पहुंचे। और जब वो सेना लेकर पहुंचे तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और उसमें प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। हार का बड़ा कारण कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, जिसकी टुकड़ी ने युद्ध में भाग नहीं लिया। बाद में सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि मीर जाफर को नवाब तो बना दिया लेकिन धीरे धीरे मीर जाफर भी कंपनी का विरोध करने लगा। तो उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम भी जब अंग्रेजों को परेशान करने लगा तो उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी 1764 में मीर कासिम के साथ में अंग्रेजों ने। फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को दोबारा बनाया गया। अब जब मीर जाफर को दोबारा बनाया गया तब मीर जाफर को बोला गया कि तुझे हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ में कंपनी चाहती थी कि अब वो 5 लाख रुपए के साथ साथ में और ज्यादा इलाकों पर भी कब्जा करे। फिर आखिरकार क्या हुआ? 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी ने कहा कि अब हम कोई ऐसा नवाब नहीं चाहते जो हमारे नीचे काम करे, हम खुद बंगाल के नवाब बनना चाहते हैं। तो उस समय के जो मुगल शासक थे उन मुगल शासकों ने कंपनी को ही 1765 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में तो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट थे उसने कंपनी को कहा कि आप ही बंगाल के प्रांत को संभालो, आप ही बंगाल प्रांत के दीवान बन जाओ। अब जब कंपनी को बंगाल प्रांतों की दीवानी मिल गई तो उसके कारण जो बंगाल के जितने भी संसाधन थे उन सब पर नियंत्रण किसका हो गया? कंपनी का हो गया। अब कंपनी का नियंत्रण हो गया तो कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। पुरानी समस्या क्या थी कि कंपनी पहले जो अंग्रेज थे, कंपनी मतलब अंग्रेज याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो अंग्रेज थे पहले वो भारत से चीजें खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाते थे, भारत में बेचते और उसके बदले में यहां से कुछ चीजें ले जाते व्यापारी के तौर पर, जैसे लौंग है, इलायची है। लेकिन अब कंपनी को एक फायदा यह हो गया कि अब जब बंगाल की दीवानी उसे मिल गई तो उसे इंग्लैंड से कुछ चीजें लाने की जरूरत नहीं थी, कोई चीज नहीं लानी थी, क्योंकि वो भारत के लोगों से ही टैक्स वसूलती और वही रुपए वापस यहीं पर खर्च करके यहीं से चीजें ले जाती और बेचती। तो उनकी ये पुरानी समस्या समाप्त हो गई। तो पहले ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल को दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे से ही
कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। अब जो बंगाल से उसे कंपनी, जो अंग्रेजों को आमदनी प्राप्त होती, उसी से ही वो अपने किले बनाती, उससे यहां पर व्यापार फैलाती और यहां से चीजें खरीदती और ले जाकर बेचती। देखो कितना बड़ा फायदा हो गया। व्यापार करने के लिए आए थे और बंगाल के शासक बन बैठे। आगे देखो, अब कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे? कि नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। अब कंपनी के जो कर्मचारी थे, अब नवाब तो, बंगाल का नवाब तो कोई एक व्यक्ति बनेगा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के जितने कर्मचारी थे उन सबके मन में यह आने लगा कि यार क्यों ना मैं भी नवाब बन जाऊं। तो प्रत्येक कर्मचारी नवाब की तरह जीने और नवाब की तरह शौक रखने का ख्वाब देखने लगा। लेकिन क्या हुआ देखो, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा। प्लासी के युद्ध के बाद में यह तो फिक्स हो गया, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में जो नवाब रहे 1765 तक, तो उनको एक बात तो निश्चित कर दी कि आपको कंपनी को तोहफे देने पड़ेंगे और कंपनी को जमीन भी देनी पड़ेगी तोहफे के रूप में। अब जब अफसरों को जमीन मिल रही है, उनको तोहफे के रूप में रुपए मिल रहे हैं, तो देखो उनके पास कितनी संपदा होगी। उस समय 1757 में रॉबर्ट क्लाइव था। कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। जब 1743 में जब वह रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास आया था, उस समय वह 18 साल का था। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहां उसकी दौलत 401 102 पौंड के बराबर थी। लगभग लगभग उस समय 4-5 करोड़ रुपए के बराबर। जब आया था उम्र 18 साल थी, रॉबर्ट क्लाइव के पास में कुछ नहीं था। लेकिन जब वो 1767 में भारत में से गया था ना, तो वो अकूट धन संपदा लेकर गया। उसकी संपत्ति थी वो 4-5 करोड़ लमसम हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। अब बात यह है कि जब पहली बार गवर्नर जनरल बना रॉबर्ट क्लाइव, तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार उसे क्यों बनाया गया कि भाई कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है, वहां के लोग अपने लिए पैसा कमाने लगे हैं, तो तू क्या कर, भ्रष्टाचारी को खत्म कर। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने तो खुद रुपए ऐंठने शुरू कर दिए। लेकिन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1772 में ब्रिटिश में संसद लगी, संसद में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया ब्रिटेन, इंग्लैंड में, और कहा गया कि तेरे पास इतनी संपदा कैसे आई? क्या तूने भारत में भ्रष्टाचार किया है, लोगों के साथ अन्याय किया है? उसको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। अब सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। सरकार को क्या लगा कि भाई इतनी पैसे, इतने रुपए ये कहां से लाया? सरकार को उस पर शक होने लगा कि जरूर भारत के लोगों को इसने लूटा होगा, वहां पर कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा। अब उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। मतलब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं कर पाया। 1767 में भारत से गया था, 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब देखो, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। सभी अफसर तो रुपए इकट्ठे नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। अब भारत में लड़ाई भी होती रहती थी, और वो ठंडे इलाकों से, जैसे कि इंग्लैंड का इलाका है वो ठंडा इलाका है, वहां की जलवायु में और भारत की जलवायु में फर्क है। तो जब वहां से लोग भारत में आकर रहने लगे, तो यहां की जलवायु में परिवर्तन के कारण उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो गए। तो रोगों के कारण, बीमारियों के कारण कई की तो मृत्यु हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान माना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। सभी अंग्रेज भ्रष्ट नहीं थे।
सभी बेईमान नहीं थे, कई ऐसे थे जो एकदम साधारण परिवार से थे और भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे। अब उनकी इच्छा क्या थी? जो साधारण परिवारों से आए थे, उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। वो चाहते थे कि भारत में आए, थोड़ा बहुत व्यापार करे, अच्छे खासे पैसे कमाए और वापस ब्रिटेन में जाकर आराम से मौज भरी जिंदगी जिए। उनकी बस इतनी सी इच्छा थी। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहां आलीशान जीवन जिया, उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। अब जो भारत में आए, धन कमाया और यहां पर बीमारी के कारण या किसी लड़ाई के कारण मौत नहीं हुई, और जब वो वापस इंग्लैंड ब्रिटेन में चले गए तो वो एकदम अपनी आलीशान भरी जिंदगी जीने लगे, और वहां के लोग उन्हें क्या कहते थे? नवाब। अपन कहते हैं नवाब, वहां के वो नवाब, तो वो उन्हें नवाब कहते थे। यह भारतीय नवाब का यह अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। जो लोग भारत से संपदा लेकर ब्रिटेन चले गए, मस्त सा बंगला बनाया, गाड़ी ली, घर बनाया, एकदम अच्छी तरह से रहने लगे, वहां के लोग उन्हें नवाब तो कहने लगे, लेकिन उन्हें कहते थे कि यार यहां से गया था तब गरीब था, मतलब वहां पर इसने कुछ गड़बड़ की है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को पीड़ित किया है, उसके आधार पर इसने पैसे कमाए हैं। तो वहां के लोग इनके कार्टून बनाने लगे कि रातों रात इनकी हैसियत है, पहले तो गरीब थे, अब धीरे धीरे रातों रात ये ऊपर आ गए, मतलब एकदम ऊपर आ गए। तो कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। अब रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए उसने क्या कहा? उसने कहा कि साहब जब प्लासी की लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद मैंने एकदम फुल संयम रखा था, मेरे शरीर पर कंट्रोल रखा था। कैसे? अब वो कहता है कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए, रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि सोचिए उस स्थिति के बारे में जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था, एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। प्लासी का युद्ध 1757 में जब मैं जीत गया तो सोचो, वो सिराजुद्दौला ताकतवर राजा मेरे इशारे पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, बंगाल जैसी एक बड़ा प्रांत मेरी दया पर चल रहा था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच में से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे, एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्वयं को देखकर खुद हैरान हूं। उसने कहा कि साहब जब मैं प्लासी का युद्ध जब मैंने जीत लिया तो पूरा बंगाल प्रांत मेरे सामने खुला पड़ा था, उसकी जितनी भी संपदा थी, जितना भी सोना चांदी धन दौलत था, वो मेरे लिए खुला था। लेकिन साहब मैंने कभी भी ना भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने खुद पे संयम रखा, और उस स्वयं को देखकर मैं हैरान हूं कि यार मेरे सामने रुपया पड़ा और मैं रुपया में हाथ खोदा क्यों? ये रॉबर्ट क्लाइव कहता है, हालांकि उसने खुद भ्रष्टाचार किया था। अब कंपनी का फैलता शासन, कंपनी ने धीरे धीरे अपना शासन कैसे फैलाया? अब कहते हैं कि यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जों की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखना, 1757 में। 1757 से लेकर 1857 में भारत में क्रांति होती, 100 सालों बाद में। इन 100 सालों के बीच में अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1757 में पहली बार बंगाल में विजय प्राप्त करने के बाद में 1857 में भारत के लोगों को इतना आदी कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि उन लोगों को अंग्रेजों के विरोध में क्या करनी पड़ी? क्रांति करनी पड़ी। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमलाप्राय नहीं किया, उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब कंपनी चाहती तो थी कि बंगाल के बाद में आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर ले, लेकिन इतनी चालाक थी कि उसने कभी सीधा कब्जा करने की कोशिश नहीं की। ऐसे नहीं कि फलाना राज्य उस पर जाकर सैनिक हमला बोल दो, नहीं, उसने उस रियासत का अधिग्रहण करने से पहले उसमें राजनीतिक दांव खेले। या तो दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाई, एक का सपोर्ट किया, या फिर अपना कोई व्यक्ति वहां पर नियुक्त कर दिया जो पूरी जानकारी दे।
आर्थिक मामला और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब देखो, जैसे कि जब बक्सर की लड़ाई हुई 1764, तो उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। क्या तैनात कर दिए? रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्य में राजा के एकदम पास में रहता था और उस राज्य की पूरी पूरी जानकारी कंपनी को देता था, उसे रेजिडेंट कहा जाता था। जैसे कि कोई भी एक राज्य है, प्रांत है, उसमें राज्य नाम कम यूज में किया जाता था, उसमें प्रांत कहा जाता था। तो जो किसी भी प्रांत, माना कि ये एक प्रांत था, यहां पर एक राजा रहता था। अब कंपनी अपने एक आदमी को उस राजा के पास में यहां पर उसके राजधानी में भेज देती और वो क्या करता, कंपनी को पूरी पूरी जानकारी प्रदान करता। उसे कहा जाता था रेजिडेंट। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। अब रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अब जब रेजिडेंट एकदम राजा के करीबी होता था, राजा के पास में रहता था, सारी की सारी जानकारी जो प्रांतों की थी वो कंपनी को देता था, तो कंपनी धीरे धीरे उन राज्यों की जो राजनीतिक मामला था उनमें दखल देने लगी। जैसे कि अगर किसी राजा में, राज्य में या किसी प्रांत में किन्हीं दो राजाओं के बीच में टक्कर होने लगी, तो वहां पर भी कंपनी अपनी अंगुली करने लगी कि ये सही है वो गलत है। अगर एक राजा की मृत्यु हो गई, उसके बाद में नया राजा कौन बनेगा, उसके बीच में भी टांग अड़ाने लगा। कौन? रेजिडेंट। मतलब धीरे धीरे कंपनी अपना पांव था वो विभिन्न प्रांतों में पसार रही थी। एक अपना व्यक्ति नियुक्त कर दिया, वो व्यक्ति पूरी जानकारी देता था, और जब भी कोई ऐसी जानकारी लगती थी, कंपनी को लगता था कि अगर बीच में टांग अड़े तो अपना काम बढ़ सकता है, तो वहां पर कंपनी बीच में टांग अड़ाती। अब अगला राजा कौन होगा? अब कंपनी क्या करती, कभी कभार तो यह भी तय करती कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा। भाई सेना प्रमुख कौन होगा, वित्त विभाग का प्रमुख कौन होगा, यह भी कंपनी तय करने लगी। इस तरह की चीजों भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। और कभी कभार कंपनी थी वो रियासतों पर सहायक संधि। अब सहायक संधि क्या होती थी? अगर मैं आपको सहायक संधि के बारे में जानकारी दूं ना, सहायक संधि, सहायक संधि का मूल अर्थ तो यह होता था, सहायक संधि कंपनी कहती थी कि हम राज्य के सहायता करने वाले हैं। राजा को कहता कि हम आपकी सहायता करने वाले हैं, सहायक संधि। प्रांत को यह चीज कहते हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे। अब वो करते क्या, राजा को कहते कि आप, है ना, अब बुढ़े हो गए, आप बैठे रहो, आप बुढ़े हो गए, आप बैठे रहो। आप क्या करो कि हमारे जो सैनिक हैं उन सैनिकों की सेवा करो, सैनिकों को रखो, आपके राज्य का पूरा शासन हम चलाएंगे, आपको बस बैठे बैठे रुपए ला कर दे देंगे। कई राजा आलसी थे, वे सोचने लगे कि हाँ यार ये तो ठीक है, मुझे राज्य से बिना फालतू की माथाफोड़ी करनी, कंपनी खुद शासन चलाएगी, इसकी सेना होगी, मुझे तो बस सेना को खाना पिलाना है, कंपनी मुझे अपने आप पैसा देगी। तो यह संधि थी सहायक संधि। जो अलग अलग भारत में रियासतें थी, अलग अलग जो प्रांत थे, उनके ऊपर कंपनी सहायक संधि थोपने लगी। कईयों ने तो स्वीकार कर लिया कि साहब हाँ ठीक है, लेकिन कईयों पर कंपनी जबरदस्ती कहती है सहायक संधि कर ले हमारे साथ में। अब धीरे धीरे ऐसा मामला होने लगा। अब जब अगर एक कंपनी सहायक संधि, एक प्रांत था वो कंपनी के साथ में सहायक संधि कर लेता, तो उसकी जो स्वतंत्र सेना थी प्रांत आपकी, वो स्वतंत्र सेनाएं समाप्त होने लगी। अब सेनाएं किसकी होती थी? अब सेनाएं होती थी सिर्फ और सिर्फ कंपनी की। कंपनी की सेनाएं होने लगी। चलते हैं अगले पीडीएफ पे। ये देखिए, और
सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। अब क्या करता था, सहायक संधि होने के बाद में क्या होता, अपनी सेना रखते वहां पर, कंपनी कहती कि मेरी एक सैनिक टुकड़ी आपके वहां पर रहेगी और आपको, मेरी जो सैनिक टुकड़ी है उसको खाना पिलाना सारा काम आपका रहेगा और उसको सेना को रखना है, सेना का उचित तरीके से रख रखाव करना है। अब अगर कोई प्रांत में चूक हो जाती और वो सहायक संधि के तहत कुछ रुपए भी थे जो उस राजा को कंपनी को देने पड़ते थे, अगर कोई राजा कंपनी को वो रुपए देने में चूक जाता, जैसे कि अगर ये एक रियासत है, कंपनी कहती राजा को तू अपने रियासत पर शासन चला, तू क्या कर, हमको कुछ रुपए दे दे, हमको कुछ क्या दे दे, रुपये। अब राजा कहता मैं तुम्हें रुपये क्यों दूं, कि तू मुझे रुपया इसीलिए दे कि अगर कोई दूसरा राज्य तेरे पर हमला करता है तो उससे लड़ाई हम करेंगे, तेरा राज्य सुरक्षित रहेगा, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, उसके बदले में तुझे हर महीने, अंग्रेजों ने कहा, मुझे रुपए देने पड़ेंगे। राजा ने कहा ठीक है यार, युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों को रुपए दे दूंगा। लेकिन कई बार जो रियासत थी वो अंग्रेजों को रुपये देने में चूक जाती। अब जब चूक जाती तो कंपनी सीधा उन पर जुर्माना लगाती और जो उसका पूरी की पूरी रियासत थी वो अंग्रेज सीधे अपने कब्जे में ले लेते, ये मामला हो जाता। तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 के बीच में, उस समय जो अवध का नवाब था उसको 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो नवाब था उसने सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अगर बात करें कि कौन सा इलाका छीना गया, तो अंग्रेजों के द्वारा जिस समय गवर्नर जनरल था रिचर्ड वेलेस्ली, तो जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था उस समय 1801 में जो अवध का नवाब था वो कंपनी को जो सहायक सेना के लिए पैसे देने थे उसके लिए चूक गया, तो कंपनी ने उसके आधे इलाके को अपने भाग में ले लिया। और बात करें तो हैदराबाद के भी कई इलाके इसी आधार पर कंपनी ने अपने कब्जे में कर लिए। यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह किसका है, चित्र नंबर 7। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला टिल्ली कैटल द्वारा बनाया गया यह चित्र है। नवाब सुजाउद्दौला, जब बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब जो सुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन यहां रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। कौन, नवाब सुजाउद्दौला। अब रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, रेजिडेंट कन कितो के गार्ड हो, तो देखो रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मील क्या कहते हैं। जेम्स मील रेजिडेंट के बारे में कहते हैं कि दरअसल जो रेजिडेंट होता था वो रियासत का राजा होता था। रियासत का क्या होता था, राजा माना उसे। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। मनचाही निषेधाज्ञा मतलब निर्देश के तहत, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। अब जब तक जो राजा होता है ना वो अंग्रेजों के नियमों के अनुसार चलता है और जो रेजिडेंट होती है उसकी बात मानता है, तब तक तो राजपाट ठीक चलता है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। जब तक राजा है वो अंग्रेजों के हिसाब से चलता है भारत का, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा रास्ता अपना लेता है जिससे अंग्रेज सोचते हैं कि यार ये तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता था,
टकराव हो जाता था। रेजिडेंट क्या करता था, राजा की जानकारी अंग्रेजों को पहुंचाता था। रेजिडेंट होता कौन था, अंग्रेजों द्वारा भेजा गया व्यक्ति होता था जो राजा की जानकारी देता था। अब टकराव कैसे कैसे हुए, देखो भारत के ऐसे कौन कौन से इलाके थे जहां पर अंग्रेजों को अधिकार करने के लिए राजाओं के साथ में लड़ाई करनी पड़ी। राजाओं ने सीधे उनके आदेश नहीं माने। ऐसे कौन कौन से इलाके थे, कई इलाके थे जहां के जो सूरवीर राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन में आना नहीं चाहते थे। जैसे टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है, इनके बारे में देखें। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। प्रत्यक्ष सैनिक टकराव, अब कंपनी चाहने लगी कि हम क्या करेंगे, सैनिक टकराव करेंगे, सीधी सीधी लड़ाई करेंगे। जैसे दक्षिण भारत जो राज्य है मैसूर, उसके उदाहरण से अपन ये बात समझ सकते हैं। अब बात करें हैदर अली की। देखो मैसूर नाम का एक राज्य था, वहां पर एक व्यक्ति था, शासन चलाता था हैदर अली। उसने 1761 से लेकर 1782 तक, याद रखना 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में अपने बक्सर का युद्ध हुआ था। हैदर अली का शासन कहा था 1761 से लेकर 1782 के बीच में। और हैदर अली के बाद में उनका पुत्र राजा बना विख्यात टीपू सुल्तान। वो 1782 से लेकर 1799 तक जो टीपू सुल्तान थे वो 1782 से लेकर 99 के बीच में मैसूर के राजा बने। अब इनके समय जो मैसूर था वो काफी ताकतवर हो चुका था। अब जो मालाबार तट पर जो व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती। अब अगर मैं आपके सामने छोटा सा भारत का एक नक्शा बनाना चाहूं, ये नक्शा, यहां का जो तट था ये मालाबार तट था और यहां पर अपना पड़ता है मैसूर। और इस तट का नाम है मालाबार तट। मालाबार तट, और यहां पर यह पूरा समुद्री इलाका है। अब जो मालाबार तट पर कंपनी के जहाज आते और कंपनी यहां से लकड़ी ले जाती, काली मिर्च ले जाती, चंदन ले जाती, और यहां पर राज्य था मैसूर और मैसूर का शासन विख्यात टीपू सुल्तान था। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। कंपनी ने कहा नहीं साहब, हम कंपनी के साथ में बिल्कुल सौदा नहीं करेंगे। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। जो स्थानीय लोग थे जो काली मिर्च, इलायची और लकड़ी कंपनी को बेचते थे, उनको भी टीपू सुल्तान ने कह दिया कि नहीं, अपन किसी प्रकार की संधि कंपनी के साथ करेंगे ही नहीं और ना ही कंपनी के साथ व्यापार है करेंगे। अब टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब टीपू सुल्तान ने कहा कि यार अगर अंग्रेजों के विरोध में हो गए ना तो किसी एक को पक्ष में भी करना पड़ेगा, माल बेचेंगे किसे, तो उन्होंने जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनसे संधि कर ली। फ्रांसीसी व्यापारी को इलायची है, काली मिर्च है, लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है बेचते थे और उनसे रुपए लेते, पैसे लेते और कई ऐसे आधुनिक हथियार भी लेते जो लड़ाई में काम आ सके। अब टीपू सुल्तान अंग्रेज जो भारत में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभर रहे हैं, उनके सामने लड़ाई करने की ठान ली और पक्ष किसका लिया, फ्रांसीसी व्यापारियों का। तो आगे क्या हुआ, अब जब टीपू सुल्तान ने यह कदम उठाया तो सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत जो महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी था। अंग्रेजों ने कहा कि आज एक राजा है, कल 10 होंगे, तो अपन राज कैसे करेंगे।
तो उन्होंने कहा कि इनको कुचलना जरूरी है। इसके फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से लेकर 1769 के बीच में, 1780 से 84 के बीच में, 1790 से 92 के बीच में, और लास्ट में 1799 में 4 बार जंग लड़ी मैसूर के साथ में। किसने? अंग्रेजों ने। मैसूर का शासन कौन? हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान चला रहे थे। 1767 से 69 पहली जंग, दूसरी जंग 1780 से 84, तीसरी 1790 से 92, चौथी 1799। तो ये 4 बार जंग हुई और आखिर बार में जो श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। कंपनी अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सायक संधि थोप दी गई। अगर प्रश्न पूछे कि मैसूर पर सायक संधि कब थोपी गई, तो 1799 में जब श्रीरंगपट्टम की आखिरी लड़ाई हुई थी, उसमें टीपू सुल्तान मारे गए। और टीपू सुल्तान जब मारे गए, उसके बाद में जो पुराना राजवंश था, जो शासन चला रहा था मैसूर पर, वोडियार राजवंश, उसको शासन सौंप दिया और मैसूर पर सायक संधि थोप दी। अब अगर ऊपर यहां पर अपन एक चित्र देखें तो छोटा सा चित्र है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा बनाया गया चित्र है। तो कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया। कई बार हराया, अपन को पता है 3 बार हराया। 1799 में हारे थे। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। 1792 में संधि करनी पड़ी। मराठों ने, हैदराबाद के निजाम ने और कंपनी की संयुक्त फौजों ने, इनने साथ में मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था। अकेला टीपू सुल्तान नहीं आ रहा था। मराठों की सेना थी, हैदराबाद के निजाम साथ में थे, कंपनी की सेना थी। जब ये तीनों साथ में आई तब जाकर टीपू सुल्तान हारे और उन्हें संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा कि ये टीपू सुल्तान, आज तो तूने संधि कर ली, आज तुझे छोड़ देंगे, कल तो फिर हमारे सामने आ जाएगा, इसलिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इनके 2 बेटों को बंधक बना लो। अगर कभी ये अपने सामने तलवार उठाने की कोशिश करता है तो इनके बेटों को मार देंगे। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। अब ब्रिटिश जो कलाकार थे वो ऐसे चित्र ही बनाते थे और अंग्रेजों को, उनको यही ऑर्डर था कि आप ऐसा चित्र बनाओ जिसमें अपनी विजय दिखाई दे। आपको हार को चित्र तो कौन बनाना चाहे? यहां पर आपको एक खिलौना दिखाई दे रहा है। यह टीपू का खिलौना है, शेर। यह टीपू सुल्तान का खिलौना है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। एक नकली शेर है, यह यूरोपीय, जो नीचे सिपाही है यूरोपीय है, इसको दबाए हुए है। जब इसके हैंडल को घुमाया जाता है, इसके पीछे जो हैंडल है उसको घुमाया जाता है, तो नकली शेर दहाड़ता है, इसमें से आवाज निकलती है शेर की, और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ में ले गए थे। अब टीपू की कहानियों के रूप में एक छोटी सी कहानी और पढ़ लेते हैं कि राजाओं की छवि। अपन राजाओं के बारे में कब पढ़ते हैं? कई कहानियों के माध्यम से या कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो एक कहानी है कि 1782 ईस्वी में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। फ्रांसीसी दोस्त के साथ में कहा गए? जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। कौन आ गया? शेर। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। अब जब उन्होंने शेर पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बंदूक ने काम नहीं किया और उनकी जो कटार थी, मतलब तलवार, वो भी नीचे गिर गई। कहते हैं कि फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार हाथ में ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने शेर के साथ लड़ाई की और आखिरकार जब लड़ते लड़ते उनके हाथ में कटार लगी तो शेर को काट दिया। इसके बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी।
तो यह था अपने टीपू सुल्तान के बारे में। अब है मराठों से लड़ाई। मराठों से लड़ाई के बारे में अपन जो अपनी पढ़ेंगे वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार मराठों को भी कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, किस प्रकार उनके साथ में युद्ध हुआ, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो, उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करो जिनके लिए ये उपयोगी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।